इमरान सीरीज़ शहबाज का बसीरा पार्ट 4। मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से पहाड़ी सड़क पर उड़ी जा रही थी। सवार को ख़तरनाक ढलानों की परवाह मालूम होती थी और ना दुश्वार गुजार चढ़ाइयों की। एक जगह वो सड़क के नीचे उतरी थी और एक पतले से दर्रे में घुसती चली गई थी। यहाँ सवार ने हेडलैम्प रोशन कर दिया था। पहियों के नीचे ऐसी मस्ता ज़मीन थी जैसे उसे दस्ते इंसानी ने हमवार किया हो। ज़रा देर बाद वो फिर खुले में निकल आई थी, फिर एक जगह रुक ही गई थी और इसका इंजन बंद कर दिया गया। बाएं जानब की एक चट्टान की दरार से किसी ने सर निकाल कर साइकिल सवार को आवाज़ दी थी। मोटरसाइकिल सवार हाथ हिलाकर चीखा, सब कुछ तवक्कात के मुताबिक हुआ है। वो शमदाद की तरफ जा रहे हैं। खानजादी अपने दो सिपाहियों के साथ इन्हें ले जा रही है। दूसरा आदमी दरार से निकलकर साइकिल सवार की तरफ चल पड़ा था। करीब पहुंचकर इसने कहा, तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। खानजादी को उनके साथ नहीं होना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है? हमसे यही कहा गया था कि बस्ती में सनसनी फैलाए बगैर इन दोनों को काबू में कर ले। मार डालने का हुक्म भी नहीं दिया गया था। बस्ती वाले प्रोफेसर दारा के हमदर्द हैं। साइकिल सवार बुरे लहजे में बोला। खैर चलो, मुझे देखना पड़ेगा कहीं वो लोग बस्ती के इन तीनों अफराद पर भी तशद्दुद न कर बैठे। वो मोटरसाइकिल के कैरियर पर बैठ गया। मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हुई थी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस हुई। सड़क पर पहुंचकर दूसरे आदमी ने कहा, जितनी तेज़ रफ्तारी से चल सकते हो चलो। करीबन आधे घंटे बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तीन गाड़ियों ने सड़क घेर रखी थी। इन्हें रुकना पड़ा। 8 मसला अफराद सड़क पर एक जीप को घेरे खड़े थे। इस जीप पर इन्हें 3 अफराद नज़र आए, एक लड़की और 2 बावर्दी सिपाही। वर्दी निजी थी, सरकारी नहीं। नीचे खड़े हुए 8 मसला आदमियों में से एक तेज़ लहजे में बोले जा रहा था। दफ्तन जीप पर बैठी हुई लड़की चीही, खामोश हो जाओ वरना मेरे सिपाही नहीं देखेंगे कि तुम 8 हो। 8 नहीं 10 के ये खानजादी। मोटरसाइकिल पर आने वाले दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर कहा। उन 8 ने मौदबाना अंदाज में इसे रास्ता दिया था। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं खानजादी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो। खानजादी ने तेज़ लहजे में कहा, मैं तो आपका जानता हूँ। वो दोनों कहाँ हैं? मुझे खुशी है कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले ही फरार हो गए। इस गाड़ी पर हमें इन तीनों के अलावा और कोई नहीं मिला। 8 मसला आदमियों में से एक ने कहा। यह कैसे मुमकिन है? मोटरसाइकिल सवार बोल पड़ा, तुम मेरे सामने ही रवाना हुए थे। 2 के लिए 10 आदमी, कैसी बुजदली है? खानजादी नफरत से कहा। आखिर वो गए कहाँ? मैं नहीं जानती। ये तो आपको बताना पड़ेगा। नामुमकिन। हमें तशद्दुद पर मजबूर न कीजिए। आपके ये दोनों आदमी लम्हे भर की बात है। खानजादी फ़ौरन कुछ न बोली। अब वो किस कदर फ़िक्रमंद नज़र आने लगी थी। थोड़ी देर बाद इसने अपने एक सिपाही से कहा, तुम चाहो तो इन्हें बता सकते हो कि क्या हुआ था। सिपाही चंद लम्हे इन्हें घूरता रहा, फिर बोला, यहाँ पहुंचकर प्रोफेसर को पेशाब की हाजत हुई थी और इनका शागिर्द इन्हें नीचे उतार कर ले गया था। जब देर तक वापसी ना हुई तो मैं इन्हें देखने गया, लेकिन इनका कहीं पता ना था। हम तीनों ही इन्हें तलाश करने लगे थे। थक हार कर वापस आए तो इन दोनों के सूटकेस भी गायब थे। उसमें कितनी सच्चाई है? सिपाही से सवाल किया गया। इस पर खानजादी बिफर गई थी और दोनों सिपाही भी मरने मारने पर आमादा हो गए थे। करीब था कि सचमुच झगड़ा शुरू हो जाता कि थोड़े ही फासले पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। भागो! कोई चीखा। दस्ती बम था। फिर वो सब तितर बितर हो गए। इनकी गाड़ियां वहीं खड़ी रह गई थी। मोटरसाइकिल सवार और इसका साथी भाग कर एक चट्टान की ऊट में हो गए थे। फिर मज़ीद 2 धमाके हुए थे और इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी सड़क की तरफ रुख भी कर सकता। इसके बाद किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। मोटरसाइकिल सवार के साथी ने कहा था, गए निकल गए। ओह, ये खानजादी। अब इन तीनों को तलाश करके ले चलना पड़ेगा वरना शामत आ जाएगी। मेरे ख्याल है वो तीनों अपनी जीप में बैठे रह गए थे। साइकिल सवार बोला। नहीं, वो भी भागे थे, मैंने देखा था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब सड़क पर पहुंचे। 2 गाड़ियां अब भी मौजूद थी। मोटरसाइकिल भी वहीं मिली जहां खड़ी थी। अलबत्ता दोनों गाड़ियों का एक एक टायर बेकार कर दिया गया था। गालबन बाद के 2 धमाके इन्हीं टायरों के फटने से हुए थे। अरे, वो हमारी एक गाड़ी ले गए हैं, कोई बोला। खानजादी और उसके दोनों सिपाही भी वापस आ गए थे। खानजादी साहबा, अब ये किसी तरह भी कहा नहीं जा सकता कि आपको इस स्कीम का इल्म नहीं था। साइकिल सवार के साथी ने कहा। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, इसने सख्त लहजे में कहा। अपने सिपाही से बोली, गाड़ी का नकारा पहिया बदल दो। साइकिल सवार के साथी ने अपने आदमियों को किसी किस्म का इशारा किया। वो सब दोनों सिपाहियों पर टूट पड़े, उनकी फाइलें छीन लीं। अब तुम तीनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। साइकिल सवार का साथी खानजादी की तरफ देखकर बोला,
ये मैं नहीं चाहता था। अगर वो दोनों हाथ आ जाते तो हमें तुम में से कोई सरोकार ना होता। खानजादी कुछ ना बोली। यह अच्छा नहीं हुआ, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन इमरान कुछ ना बोला। निचला होंठ दांतों में दबाए स्टीयरिंग करता रहा। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से रास्ता तय कर रही थी। फिर गाड़ी ही लानी थी तो खानजादी की लाते। यार मत कान चाटो, इमरान बला आखिर बोला। गाड़ी ही से तो हम पता लगा सकेंगे कि हमलावर कौन थे और मुझे किस से निपटना है। पता नहीं इन्होंने खानजादी के साथ क्या सलूक किया होगा। कौन खानजादी? अरे अरे, तुम अब उधर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हारा वो ठिकाना ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब तुम किसी खानजादी को भी नहीं जानते। अपने काम से काम रखो। प्रोफेसर ने सख्ती से होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा, अब मशवरा दो कि हमें फ़िलहाल कहाँ चलें। शमदाद में रुकना तो मुनासिब ना होगा। फ्यूल इंडिकेटर पर नज़र रखकर जगह का तयन जल्दी से जल्द करो। हो सकता है वह हमारा ताक़ब जारी रखें। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, प्रोफेसर मुस्तरबाना अंदाज में बोला। देखा जाएगा। आखिर ये दस्ती बम कहाँ से निकल आया? आपने तो कहा था इसला आपने एक मकान के करीब कहीं छुपा दिया था। सब नहीं, कुछ इन दोनों सूट केसों में मौजूद थे। वैसे मुझे एतराफ़ है कि आप बेहद फर्तीले हैं, एक लम्हा भी ज़या नहीं करते। आपके अंदाजे भी गलत नहीं होते। सलमानी तवीज़ बांध रखा है बाजू पर, सब उसकी बरकत है। प्रोफेसर ने उसे गौर से देखा, कुछ बोला नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, शमदाद से आगे एक सराय है, लेकिन इस गाड़ी की वजह से हम कहीं छुपे ना रह सकेंगे। एक मोटरसाइकिल भी तो थी, शायद हमारे लिए तो वही मुनासिब रहती। और ये वज़नी सूटकेस शायद हम अपने सरों पर उठाते। इमरान बोला, सूटकेस इतने वज़नी क्यों हैं? तुम इतने ज़्यादा ज़ख्मी भी नहीं हो कि बच्चों की सी बातें करने लगो। सूटकेसों में किस चीज़ का वज़न हो सकता है? सारा असला। बस अब ख़त्म करो। ऐसी जगह सोचो जहाँ गाड़ी समेत छुपे रह सकें। मुझे ऐसी जगह भी मालूम है, लेकिन वहाँ हम भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो शायद तुम गोली खा कर मरना चाहते हो। अक्लमंद आदमी। फ़िलहाल हमें फ़ौरी तौर पर ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद हम आगे बढ़ जाएं। बस तो फिर कुछ दूर और चलिए। इन अतराफ़ में एक जगह का इल्म है मुझे, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती कि वह हमें वहाँ तलाश ना कर लेंगे। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, इस रास्ते में देख लूँगा। फिर खामोशी से रास्ता तय होता रहा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर की हदायत के मुताबिक इमरान ने एक गाड़ी नामवार रास्ते पर उतार दी थी। अपनी गाड़ी की मुशाकी के मुजाहरे करता हुआ बला आखिर ऐसी जगह गाड़ी रोकी थी जो सड़क से काफ़ी फासले पर होने की बिना पर महफूज थी, यानी गाड़ी के सड़क पर देख ले जाने का इम्कान नहीं था। ठीक है, इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला, मैं जल्द ही कोई ऐसी जगह तलाश कर लूँगा जहाँ से सड़क पर भी नज़र रखी जा सके। गाड़ी से उतरकर इसने वक्त नहीं ज़ाया किया था। सूटकेस से टॉमी गन निकाली थी और एक चट्टान पर चढ़ता चला गया। प्रोफेसर जहाँ था वहीं बैठ गया। उसे तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बंदर इसके एतमाद के साथ छलांगे मारता हुआ चट्टान पर चढ़ता जा रहा है कि वह हर हाल में अपना तवाज़न बरकरार ही रखेगा। देखते ही देखते वो ऊपर पहुंच गया। वहां से हाथ हिलाकर शायद उसे मुतमईन रहने का इशारा किया था। 15-20 मिनट गुजर गए, लेकिन उसकी वापसी ना हुई। प्रोफेसर की शानी की तकलीफ बढ़ रही थी, लेकिन वह पुरसकून रहने की कोशिश में लगा था। ठीक 25 मिनट बाद उसने इमरान को वापस आते देखा। दोनों गाड़ियां शमदाद की तरफ गई हैं। इसने करीब पहुंचकर कहा, तो फिर अब क्या इरादा है? कुछ देर बाद बताऊंगा। तुम इधर लेट जाओ, लेकिन ठहरो, मुझे मोटरसाइकिल का ही ध्यान नहीं रहा। ओहो, प्रोफेसर बौखलाकर खड़ा होता हुआ बोला, मोटरसाइकिल ख़तरनाक साबित हो सकती है मौसी इमरान। हो सकता है वो जीप इधर लाने की जद्दोजहद से जान चुराएं, लेकिन मोटरसाइकिल तो बआसानी। चलो आओ, जब तक ये ख़तरा बाकी है हम इस चट्टान पर क़याम करना चाहिए। चारों तरफ नज़र भी रख सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ज़ख़म से फिर खून रसने लगा है, प्रोफेसर हाँफता हुआ बोला। इमरान कुछ न बोला। इसने दूरबीन के ज़रिए गिरदो पेश का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। दफ्तन किसी आवाज़ पर उसने कान खड़े किए थे। दूरबीन आंखों से हटाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा था। क्या बात है? प्रोफेसर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। आवाज़ हो सकता है मोटरसाइकिल ही की हो, अभी खासी दूर है। मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ एक मोटरसाइकिल भी थी। और फिर आवाज़ प्रोफेसर ने भी सुन ली, लेकिन सिमत का तयन ना कर सका। अगर इनमें से कोई हाथ आ जाए तो क्या कहना? इमरान बोला। मोटरसाइकिल की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी, लेकिन सड़क की जानब से नहीं आ रही थी। वो रही, दफ्तन, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन वो इस रास्ते से इस तरफ नहीं आ रही थी जिससे वो आए थे। अमरान दाएं जानब की ढलान से नीचे उतर चला गया। प्रोफेसर की पोजीशन ऐसी नहीं थी इस पर पूरी तरह नज़र रख सकता। बहरहाल अंदाजे से यही मालूम हुआ था जैसे ठीक वो जीप के पास आ रुकी हो। उसे अपना दिल खोपड़ी में धमकता हुआ महसूस हो रहा था। चोट की बिना पर इस वक्त जो इसकी कैफियत थी,
इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इससे कबल भी वैसे हालात से दो चार हो चुका था, लेकिन इतनी तशवीश में कभी मुब्तला नहीं हुआ था जितना उस वक़्त हुआ था। अचानक इसने टॉमी गन का कहका सुना, फिर अमरान की आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, जहाँ हो वहीं ठहरो। इसने मुकामी ज़ुबान इस्तेमाल की थी और लहजे में भी अजनबियत नहीं थी, तो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इनमें से कोई हाथ लग गया। प्रोफेसर ने सोचा, ज़मीन पर औंधे लेट जाओ, तुम्हारे सर पर हाथ होने चाहिए, चलो चलो जल्दी करो वरना छलनी कर दूंगा। फिर इसने प्रोफेसर को आवाज़ दी, आ जाओ, दो परिंदे हैं। प्रोफेसर बदवक़्त नीचे पहुंचा। वो दोनों ज़मीन पर औंधे पड़े थे। अमरान ने इन्हें टॉमी गन से कवर रखा था। इनकी जामा तलाशी लो, इसने प्रोफेसर से कहा। फिर इन दोनों के पास से एक चाकू और दो रिवॉल्वर बरामद हुए थे। अब उठ जाओ और बोलना शुरू कर दो, अमरान ने इन्हें हुक्म दिया और इन्होंने फ़ौरन ही तामील की थी। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा मालूम होता था जैसे इन्हें मौत की इतला मिल गई हो। चलो शुरू हो जाओ। हम कुछ नहीं जानते, एक बोला। क्या नहीं जानते? नहीं जानते कि तुम लोग कौन हो। हमें हुक्म मिला है तुम्हें पकड़ कर शहबाज के बसीरे तक ले जाएं। ये क्या भला है? मेरा मतलब शहबाज का बसीरा, एक छोटी सी इमारत जो बुलंदा की चोटी पर वाक़ है। किसके हुक्म पर? मेजर जनरल के हुक्म से। नाम बताओ। हमें सिर्फ मेजर जनरल जानते हैं, नाम नहीं मालूम। वो वहीं रहता है, ये भी हमने नहीं मालूम। तुमने इसे देखा है? हाँ, हमें बराह रास्त हकामात मिलते हैं। प्रोफेसर पर गोली चलाई गई थी, जबकि सिर्फ गिरफ्तार करने का हुक्म था। मेजर जनरल नहीं चाहते बस्ती में हंगामा हो, इसलिए हमें तुम्हें बस्ती से निकालना चाहते थे। हमला कातलाना नहीं था, सिर्फ किस कदर ज़ख्मी करना मकसूद था। लड़की कहाँ है? वो अपने आदमियों समेत वहीं पहुंचा दी गई है जहाँ तुम्हें जाना है। अगर तुम हाथ आ जाते तो हमें इसे वहीं छोड़ देते। क्यों? हमें इतना ही करते हैं जितना हमसे कहा जाता है। जब लड़की के बारे में तुम्हें हुक्म नहीं मिला तो इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था, मजबूरन। आखिर हमारे बयान की तस्दीक कौन करता? अमरान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और प्रोफेसर से बोला, भाई, इनके रिवॉल्वर और चाकू वापस कर दो। प्रोफेसर ने उसे हैरत से कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? अमरान हंस पड़ा, देर तक हंसता रहा, फिर बोला, किसी गलत फहमी की बिना पर दो महकमे आपस में टकरा गए। तुम मेजर जनरल को नहीं जानते। अब वो दोनों भी हैरत से उसे देख रहे थे। इस तरह ना देखो दोस्तों। अरे, तुमने अभी तक इनका असला वापस नहीं किया। खैर, हाँ, तो ये कह रहा था कि सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ है। अगर मुझे मालूम होता कि मेजर जनरल के आदमियों में साबका पड़ा है तो हम खुद ही चलते चलते। मैं तो ये समझा था कि प्रोफेसर के किसी ज़ाती दुश्मन ने हमारे लिए ये जाल फैलाया है। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। इनमें से एक बोला, सरकारी राज है। अमरान बाएं आंख दबाकर बोला, अब तुम ही बताओ, क्या मेजर जनरल के अलावा कोई और भी तुम्हारे पेशे से वाकिफ़ है? नहीं। क्या तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? कर सकती है, हालांकि तुम भी सरकारी आदमी हो। चाहो तो अपनी असलियत इन पर जाहिर कर सकते हो, लेकिन महकमे के कवायद के मुताबिक तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये भी दुरुस्त है, लिहाजा तुम्हें नहीं बता सकता कि हमारा तहल्लुक किस महकमे से है। बस तुम हमें मेजर जनरल के पास ले चलो। ठीक है, दूसरे ने पहले की तरफ देख से कहा, हमसे तो यही कहा गया था, इन्हें वहां तक पहुंचा दो। फिर ज़रा ही देर में ऐसा मालूम होने लगा जैसे वो चारों एक दूसरे को अरसे से जानते हो। प्रोफेसर गश गश करता रह गया। फिर ये तय पाया कि मोटरसाइकिल आगे जाएगी और जीप पीछे रहेगी। रवानगी हो गई। अमरान जीप ड्राइव कर रहा था। दोनों करीबन 100 गज के फासले से आगे जा रहे थे। सड़क पर पहुंच जाने के बाद प्रोफेसर ने होंठ खोले थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अब्बा इज्जत तौर पर जा रहे। क्या बात हुई? अच्छा बताओ, मैं इन दोनों को क्या करता? ख्वामा भटकते फिरने से तो ज़्यादा मुनासिब यही मालूम होता है किसी की रहनुमाई में वहां तक पहुंचे। आप हैरत अंगेज़ तौर पर हालात का रुख मोड़ देते हैं। जब मुझे ये मालूम हो गया ये दोनों हमारी असलियत से वाकिफ़ नहीं है तो मैंने स्कीम यखलत बदल दी। तुम देख रहे हो। अगला कदम, आइंदा हालात पर मंसर। यह रवैया ख़तरनाक भी हो सकता है। हम दावतें खाने नहीं निकले प्रोफेसर साहब, आपको समझना मुश्किल है। ज़ख़म का क्या हाल है? शायद दोबारा खून रसने लगा है। चमदाद पहुँच कर देखेंगे। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, यहीं तुम्हारी मरहम पट्टी करा कर देख लेंगे। खानजादी यहाँ पेशी के लिए लाई गई थी। इसके दोनों सिपाही भी साथ थे और इसके तरह सर झुकाए खड़े थे जैसे खानजादी के तहफ़्फ़ुज़ न कर सकने की बिना पर शर्मिंदा हों। इन तीनों के अलावा मिशन पिस्तौल से मसला एक आदमी और भी था। खानजादी के सिपाहियों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक कदावर आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मसला सिपाही ने सलूट किया था। नोवर्द ने कैदियों पर अचकती सी नज़र डाली थी, सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। फिर इसने खानजादी की तरफ इशारा करके मसला सिपाही से कहा, कुर्सी पेश करो। इसने फ़ौरन तौर पर तहमील की थी, लेकिन खानजादी खड़ी ही रही थी। नोवर्द ने हाथ हिलाकर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई, लेकिन इसे ऐसी नज़रों से देखे जा रही थी जैसे मौका मिलते ही झपट पड़ेगी।
वो आदमी वहाँ कब से मुकीम है? नुवर्त ने नरम लहजे में सवाल किया। कौन आदमी? जिसे तुम शमदाद ले जा रही थी। प्रोफेसर दारा। इन्होंने बस्ती के एक मकान ख़रीदा है, कभी कभी तब्दीली के हवा के लिए आया करते हैं। मुस्तकिल क़याम कहाँ है? यूनिवर्सिटी में। मेरी दानिश में तो वहाँ कोई ऐसा मालम नहीं जिसका नाम दारा हो। क्या मतलब? तुम लोग अभी तक एक गैर मुल्की जासूस की आनत करते रहे हो। तुम कौन हो? महकमा कारखास का सरबराह। मैं खानदारा की भतीजी हूँ। मुझे मालूम है महकमा कारखास के सरबराह को जवाबदेही करनी पड़ेगी। अगर वो जासूस भी था तो उसकी पेशानी पर लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, इसलिए तुम इस वक्त यहाँ रखा जाएगा जब तक वो हाथ नहीं लग जाता। अपने फैसले पर नज़रसानी कर लो तो बेहतर है। दूसरा आदमी कौन था? मैं नहीं जानती। वो पहली बार प्रोफेसर के साथ बस्ती में आया था। इसका कोई शागिर्द है? हुलिया बताओ। खानजादी ने इमरान का मेकअप किया हुआ हुलिया बयान किया और बोल पड़ी थी। सवाल तो ये है कि महकमा कारखास अचानक क्यों जाग पड़ा? बस्ती में प्रोफेसर को मुतारफ हुए एक अरसा गुजर गया है। अपने काम से काम रखो। तुम क्या समझती हो खानजादी दौरान की भतीजी होने की बिना पर तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाएगी? वो कुछ ना बोली। निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गई थी। इन्हें ले जाओ, नौवर्द ने मसला आदमियों की तरफ देखकर कहा। सिर्फ एक बात और। खानजादी हाथ उठाकर बोली। क्या कहना? अगर वो वाकई कोई गैर मुल्की जासूस हैं तो तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक मालूम होते हैं। क्या मतलब? इन्होंने इसे नाकाम हमला नहीं समझा था, बल्कि तुम्हारी इस चाल को बखूबी समझ गए थे, वरना इस तरह मुझे धोखा देकर फरार हो जाने का कोई जवाब नहीं था। खान दोरा समेत पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ेगा। नुवर्त गर्राया। खानजादी मजीद कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो तीनों बाहर ले जाए गए थे। नुवर्त वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेज़ पर रखी हुई घंटी बजाई और एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ था। शहबाज को बुलाओ, इसने उससे कहा। वो आदमी चला गया। कुछ देर बाद वजनी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक आदमी इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुआ था। बैठ जाओ, उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया था। शुक्रिया जनरल, मुझे जल्दी है, ज़्यादातर यहाँ नहीं रुक सकता। जनरल ने कहा। लड़की इसका एतराफ़ नहीं करती। प्रोफेसर दारा की इसलिए से वाकिफ़ है तो फिर ना होगी। शहबाज इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम इससे एतराफ़ कराओगे? अगर मैं इसे ना जानता होता तो ज़रूर करा लेता। शहबाज ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? जनरल की तेवरी पर बिल पड़ गए थे। वो खानदाना की भतीजी है। मेरी नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं। देखो दोस्त, शहबाज हाथ उठाकर बोला, मैंने तुमसे इसलिए तावन नहीं किया कि तुम हुकूमत की आंखों का तारा हो। इसकी वजह हमारी बचपन की दोस्ती बनी है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि मैं तुमसे हर बात पर मुतफिक हो जाऊं। मुझ पर खानदारा के बहुत से एहसानात हैं, लिहाजा मैं दोगला कुत्ता कहलाया जाना पसंद नहीं करूँगा। मेजर जनरल से खामोशी से घूरता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, खैर इस दोस्ती की बिना पर तुम पर जबर नहीं करूँगा, वरना तुम जानते हो मैं कितना बाख्तियार हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ। लड़की और उसके दोनों आदमी यहीं रहेंगे, जनरल ने कहा, मेहमानों की हैसियत से। हूँ, अच्छा। जनरल उठता हुआ बोला, मुझे इन दोनों की फ़िक्र है। शहबाज कुछ ना बोला। जनरल बाहर चला गया। शहबाज वहीं बैठा रहा। आंखों की बनावट से दिलेर और बेबाक मालूम होता था। अज़ा मजबूत थे। उम्र 30 और 40 के दरमियान रही होगी। जनरली की तरह कदावर था। जबड़े भारी और होंठ पतले थे। थोड़ी देर बैठा, कुछ सोचता रहा, फिर उठा। इस इमारत से निकलकर मगरब की जानब सिमत वाली ढलान में उतरने लगा। एक चक्करदार रास्ता इसे दूसरी इमारत तक लाया। इसी इमारत तक इसकी मुलाकात खानजादी से हुई। उसका गुस्सा फर्द हो चुका था। शायद जनरल से गुफ्तगू कर लेने के बाद से ये कैफियत हुई थी। तीखे खदोखाल में तफक्कर में संजीदगियों की झलकियाँ नजर आने लगी थी। मुझे बेहद अफसोस है बेटी, शहबाज बुलाकर बोला। आप कौन हैं? हो सकता है तुमने मेरा नाम सुना हो। आप बुलंदा के खान शहबाज तो नहीं? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ये सब क्या हो रहा है? बस्ती वालों को इल्म नहीं कि प्रोफेसर कौन है। मुझे यकीन है, फिर आखिर मुझे यहाँ रोके रखने का क्या जवाब हो सकता है? ये मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन मजबूरी है। हालात बदल चुके हैं। मैं अपने इलाके में इतना बाख्तियार नहीं रहा इन लोगों से इख्तलाफ राय कर सकूं, लेकिन मैंने ये बात जन्नत से खुलकर कह दी है। खानदारा की भतीजी और इसके मुलाजम यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत से रहेंगे। शुक्रिया खानदारा मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज़्यादा बाहसियत हैं, लेकिन अब मेरी की तरह मजबूर। हम जबरन सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है मैं इससे मुतफिक नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? बुलंदा को एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों को मरकज़ बनाया गया है। वहाँ के मफरूरों को बुलंदा में पनाह दी जा रही है, और ये सब कुछ इस बड़ी ताकत के इशारे पर हो रहा है जिसकी मदद से ये लोग बरसर इक़्तिदार आए। तो प्रोफेसर दारा इसी मुल्क का जासूस है जिसके खिलाफ यहाँ कार्रवाइयाँ की हो रही हैं। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। दफ्तर एक मुलाजम इजाज़त लेकर दाखिल हुआ। क्या बात है? जनरल के दो आदमी बाजियाबी चाहते हैं। इन्होंने कहा हम वहीं रहें जो पीछे रह गए थे। अच्छा, आओ। शहबाज उठता हुआ बोला। वो इस कमरे में आया जहाँ दोनों बिठाए गए थे। शहबाज को देखकर वो उठे। क्या बात है? शहबाज ने पूछा। वो दोनों आगे हैं जनाब,
एक बोला। जनरल तो मौजूद नहीं। शहबाज बोला। वो दोनों कहाँ हैं? हम इन्हें बसीरे में छोड़ आए। दरअसल ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ था। क्या मतलब? जब इन्हें मालूमात का इलम हुआ तो खुद ही हमारे साथ चले आए। वो दोनों भी हुकूमत के किसी खुफिया शोबे से तल्लक रखते हैं। कमाल है। शहबाज उठता हुआ बोला। चलो मैं देखता हूँ। एक बार फिर उसी इमारत की तरफ जा रहा था जहाँ जनरल से गुफ्तगू हुई थी। जनरल के दोनों आदमी भी उसी के साथ थे, लेकिन इमारत में पहुंचकर जनरल के आदमी मुतहर रह गए। इन दोनों को कहीं पता ना था। ये इमारत मुख्तसर सी थी, इसलिए उन आन की आन में कंगाल डाल ली गई, लेकिन ला हासिल। ओहो, शहबाज मुठियां फेंच कर घर आया। भलाखर तुम लोग खुद ही इन्हें यहाँ ले आए। इनके अतराफ के गारों और दारों को छान डालने के लिए तुम्हारी आधी फौज भी नाकाफी होगी। वह दोनों खामोश खड़े रहे। जनरल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें बचा लीजिए खान। दोनों की गाय। मैं क्या कर सकता हूँ? जनरल नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं। हम दोनों इनके काबू में थे। चाहते तो मार डालते, लेकिन जब इन्हें असलियत का इलम हुआ तो इन्होंने हमारे रिवॉल्वर वापस कर दिए। वो खुद ही तैयार हो गए हमारे साथ चलने पर। ऐसे हालात में ज़ैरेक तरीन आदमी भी धोखा खा सकता है। शहबाज कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे साथ आओ। वो इन्हें इस इमारत की तरफ ले चला जहाँ से कुछ देर पहले यहाँ आया था। दोनों खामोशी से इसके साथ चलने लगे थे। इनके चेहरों से जाहिर होने वाली शर्मसियाँ बड़ी हद तक कम हो गई, लेकिन इनकी खुशफहमी इस इमारत में पहुंचते ही दूर हो गई। शहबाज ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़कर बंद कर दें, ताहुक्म सानी बंद ही रखें। खान खान दोनों के गाय। मैं कुछ नहीं कर सकता, शहबाज बोला। लो मियां प्रोफेसर दारा। इमरान दोनों सूटकेस एक तरफ रखता हुआ बोला। फिलहाल यहीं डेरा डालो। अगर इस दहाने से कोई गार में दाखिल हुआ तो हम उस दरे से बाहर निकल जाएंगे। अब तो जुबान हिलाने की भी ताब नहीं रही। लेट जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश करो। अगर शिकारी कुत्ते लेकर इधर आएंगे तो दुश्वारी होगी। प्रोफेसर बोला। देखा जाएगा, लेकिन खाएंगे क्या? खुश्की के मेंढक और छिपकलियाँ विटामिन और गजाइत से भरपूर मूंग की दाल से तो बरल बेहतर होंगी। क्या हो जाएगी? मुझे ऐसे बातें ना कीजिए। तो फिर पत्थर चुबाना। वो कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा, अच्छा दोस्त, अब हमें अपने हुलिये तब्दील कर लेने चाहिए। प्रोफेसर बदस्तूर खामोश रहा। इमरान ने उसी से इब्तदा की। घनी दाढ़ी और मूछों इसके चेहरे पर इम्तियाजी निशानात छुपा दिए। इसके लिए तो रेडीमेड मेकअप मौजूद ही था। फूली हुई बदनमा नाक और घनी मूछों वाला मेकअप। अब तुम आराम करो, मैं ज़रा गर्दो पेश का जायज़ा लूँगा। पूरी तरह होशियार रहना। जख्म की तकलीफ मुझे सोने न देगी। मुतमईन रहिए। इमरान एक पतली सी दरार में दाखिल होकर नज़रों से उजल हो गया। एजेंट हफ्तम अलिफ ने तवील सांस ली। खुद भी इसकी दरार के करीब आ बैठा। आंखें गार के दहाने की तरफ लगी हुई थी जिससे वो अंदर दाखिल हुए थे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था इमरान, ये खुदसर आदमी किस तरह हालात का मुकाबला करेगा। इधर सिर्फ दो अफराद थे और उधर शायद पूरी फौज हो। दीदा दांस्ता मौत के मुंह में छलांग लगा देना, शायद इसी को कहते हैं। करीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन इमरान की वापसी नहीं हुई। रिवॉल्वर इसने गोद में रख लिया था। इसके दस्ते के गिर्द उंगलियों की गिरफ्त खासी मजबूत थी। अचानक उसने कदमों की चाप सुनी। उछलकर एक बड़े पत्थर की ऊंट में हो गया। अब न वो दरार की तरफ देखा जा सकता था, न गार के दाने की तरफ से। कदमों की चाप किस कदर फासले पर थम गई। पूरी तरह तैयार हो गया। खुद ही छेड़छाड़ करने का इरादा भी नहीं रखता था, वरना आवाज़ की तरफ कभी का फायर कर चुका था। कहाँ हो? ये इमरान की आवाज़ ही। कहीं फायर न कर बैठना। इसने तवील सांस ली। पत्थर की ओर से निकल आया। इमरान भीड़ का एक बच्चा उठाए हुए सामने खड़ा नजर आया। मेंढक मेंढक तो इधर दिखाई नहीं देते। तुम खुशकिस्मत हो, इमरान बोला। यहाँ कहाँ से हाथ लगा? थोड़ी ही फासले में एक छोटी सी चरागाह है, वहीं से पार कर लाया हूँ। पार कर लाने पर तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? सूरत से सादतमंद मालूम होते हो सकता है वालदीन की नसीहतें अब भी याद हों। मजबूरी हर चीज़ का जवाब पैदा कर देती है। मैंने भी इसे किसी हद तक जायज़ कर लिया है। एक भेड़ के गले में कुछ रकम बांध कर आया हूँ। दोनों सर झुकाए खड़े थे। शहबाज इनकी कहानी दोहरा रहा था। जनरल की आंखों में सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी, लेकिन रवादार के अख्ताम तक खामोश रहा। शहबाज चुप हुआ तो उसने नरम लहजे में कहा, बेचारे। दोनों ने सर उठाकर जनरल की तरफ देखा, लेकिन वो दूसरी तरफ देख रहा था। उसने सर झुक के जनरल बड़ाई आवाज़ में बोला, इन बेचारों को हालात का इल्म होता तो ऐसी गलती ना करते। मेरा भी यही ख्याल है, शहबाज ने कहा। जाओ तुम दोनों बाहर मेरा इंतज़ार करो। जनरल उनकी तरफ देखे बगैर बोला। वो किसी तरह खम करके दरवाजे की तरफ मुड़ गए। इनके चले जाने के बाद जनरल ने शहबाज से कहा, लड़की से कुछ मालूम हुआ? मुझे यकीन है बस्ती वाले प्रोफेसर की असलियत से लाइल्म। खानदारों का घराना भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता, वरना ये लोग इसकी जुर्रत ना करते। हो सकता है। जनरल ने पुरतफक्कर अंदाज में सर को जनबश दी। चंद लम्हे खामोश रह गया।
अब वो दोनों आसपास कहीं मौजूद होंगे। पूरी तरह हमारी मखबरी होती रहेगी, इस तरह मुतहत रहना। अगर मैं इन पहाड़ों की बनावट से वाकिफ़ ना होता तो मुझे इल्म है सारे के सारे अंदर से खोखले हैं। जनरल ने इसे जुमला पूरा होने की जहमत से बचा लिया। ऐसी सूरत में यही कर सकता हूँ, अपनी अमारत के गिर्द पैरा सख्त कर दूँ। शहबाज ने कहा, बिल्कुल ठीक है। लड़की और इसके मालाज़म को वापस भिजवा देते तो बेहतर था। अभी ठहरो, अभी रिपोर्ट मुकम्मल किए बगैर ऐसा ना कर सकूँगा। उनसे मज़ीद पूछगछ करनी है। आज रात फिर तुम्हारे खुले खोखले पहाड़ कंगाल डाले जाएंगे। तुम मुतमईन रहो, ऐसी कोई सूरत पैदा हो सके तो क्या कहना। नेपोलियन की तरह मेरी डिक्शनरी में भी लफ्ज़ नामुमकिन नहीं पाया जाता। तुम बचपन से ही ऐसे हो। शहबाज मुस्कुरा कर बोला, अच्छा अब मैं चलूँगा, अंधेरा फैल रहा है, फ़ौरन भी वापस भी आना। वो बाहर निकला। वो इन दोनों आदमियों को आवाज़ दी जो फाटक पर इसके साथ खड़े थे। दौड़ते हुए आया। जनरल ने कहा, जीप पर बैठ जाओ। इन्होंने चुपचाप तामील की। जीप पिछली सीट पर जा बैठे। जनरल अपनी जीप ज़्यादातर खुद ही ड्राइव करता था। पूरी तरह अंधेरा फैल गया। जीप के हेडलैम्प वैसे ही कुछ ज़्यादा रोशन मालूम होते थे। दूसरी आदमी का हुलिया बताओ जिसके ऊपरी होंठ पर तिल नहीं था। जनरल ने ऊंची आवाज़ में कहा, फ्रिंच कट दाढ़ी, बारीक मूछों, चेहरे पर कोई इम्तियाजी निशान नहीं। जीप तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। जनरल थोड़ी देर बाद बोला, बहरहाल तुमसे गलती सरजद हुई है। तुम में से एक को इनके पास मौजूद रहना चाहिए था। इन्हें तनहा छोड़ के तुम खान शहबाज को इतला देने क्यों गए थे। वो दोनों कुछ ना बोले। इसका मतलब है तुम्हें अपनी गलती तस्लीम करते हो। हमें तस्लीम है जनाब। एक बोला, तुम जानते हो जुर्म साबित हो जाने पर सज़ा ज़रूर देता हूँ। तुम्हारा जुर्म फ़राइज़ की सही तौर पर अदायगी से गफलत है। वो फिर कुछ ना बोले। जनरल ने जीप रोक दी लेकिन इंजन बंद नहीं किया। तुम दोनों नीचे उतर कर जीप के आगे दौड़ते चलोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। और इस तरह दौड़ोगे शाने से शाना मिला रहे। वो दोनों जीप चुपचाप उतर कर जीप के आगे जा खड़े हुए। पूरी कुव्वत से दौड़ो, जनरल गूंजली आवाज़ में बोला। दोनों शाने से शाना मिलाए और दौड़ पड़े। जीप भी हरकत में आई और इनसे सिर्फ 3-4 कदम के फासले पर चलती रही। दोनों बेताशा दौड़ते चले जा रहे थे, शाना से शाना मिलाए रखने की जद्दोजहद में। कभी कभी लड़खड़ाते भी थे। वो अच्छी तरह जानते थे जीप की रफ्तार यकसा रहेगी, लिहाजा इन्हें दौड़ते ही रहना है। इस तरह दौड़ते रहना कि इनके ऊप और जीप के दरमियान किस कदर फासला बरकरार रहे। दूसरी सूरत में जीप हरगज़ नहीं रुकेगी। चारों तरफ गहरी तारीकी फैलती रही। इन दोनों को इस घूर अंधेरे में जीप के हेडलैम्प वादी अजल का रास्ता दिखा रहे थे। दौड़ते रहे। भला आखिर शाने से शाना मलाए रखने की जद्दोजहद से वह एक जगह बैक वक़्त लड़खड़ाए जीप के सामने ढेर हो गए। स्याह और बेहिस पहिए इन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए थे। जनरल के होंठों पर एक शफ़ाक सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आंखें विंडशील्ड पर इस तरह जमी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद 3 या 4 फरलांग गाड़ी यही होगी कि हेडलैम्प्स की रोशनी में एक नेम बरहाना आदमी पर पड़ी जो चीखता हुआ इसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। जनरल ने ब्रेक लगाए। बचाओ बचाओ, मार डालेंगे। मार डाला, नेम बरहाना आदमी चीख रहा था और इसके जिस्म पर एक मैली सी जांघिया थी। ठहर जाओ, जनरल ने गूंजली आवाज़ में हुक्म दिया। फिर वह नेम बरहाना आदमी जीप के आगे आ गिरा था। इसके दाएं बाजू पर एक लंबी सी खराश थी जिससे खून बह रहा था। तुम कौन हो? सीधे खड़े हो जाओ। अब मुझ में खड़े होने की सकत नहीं है जनाब, वह हाँफता हुआ बोला, जोर जोर से खांसने लगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है? दफ्तर जनरल का लहजा नरम हो गया। इन्होंने मुझे लूट लिया, मेरे कपड़े उतार लिए, साइकिल छीन ली। कौन थे? 2 आदमी थे। अंधेरे में शक्ल नहीं देख सका। चाकू मारा था। कहाँ? किस जगह? ये देखिए। उसने बाजू की खराश सामने कर दी। मैंने पूछा, इन्होंने तुम्हें किस जगह घेरा था? उधर। इसने उस तरफ हाथ उठा दिया जिधर से भागता हुआ। चलो गाड़ी की में बैठ जाओ, जल्दी करो। जनरल ने इसे बेदर्दी से घसीट कर उठाया, जीप जीप की तरफ खींच कर ले गया। अगली सीट पर अपने करीब ही बैठा लिया और जीप फिर चल पड़ी। तुम कहाँ से आ रहे हो? करमात से हजूर। शिखात ना जा रहा था, वहीं रहता हूँ। करमात से आटा और पनीर लाया था, कैरियर पर बांधा हुआ है, सब ले गए। कपड़े तक उतरवा लिए। लेजे से गैर मुल्की मालूम होते थे? जनरल ने पूछा। इतना होश कहाँ हजूर, वो देखिए यही हमला किया था। मेरी टोपी वो रही बाएं तरफ। जनरल ने गाड़ी रोक दी। उतर ही रहा था, अजनबी बोल पड़ा, हजूर इनके पास पिस्तौल भी है। अच्छा नहीं हुआ कि तुमने इनकी शक्ल ही नहीं देखी, अंधेरा था। वो हजूर तुम्हें पिस्तौल कैसे देख लिए? अरे पिस्तौल तो मेरी गर्दन पर था, सीने पर था। जनरल थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ हजूर, लेकिन इस तरह कैसे जाऊँ? वैसे जब वो हाथ लगे तो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंधेरे में जनरल ने तजिया लहजे में कहा, शक्लें नहीं देखी तो क्या हुआ? इनकी आवाज़ें हज़ारों में पहचान सकता हूँ। अच्छी बात है,
मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम किए देता हूँ। जनरल ने गाड़ी किसी कदर रिवर्स में लेकर फिर शहबाज के बसीरे की तरफ मोड़ दी। 3 मिनट बाद हेडलम की रोशनी में दोनों की कुचली हुई लाशों पर पड़ी। अजनबी चीख पड़ा, यहाँ पड़े खंजीर के बच्चे। लेकिन जनरल इन्हें दोबारा रोंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आपने वो देखा नहीं हजूर? अजनबी हकलाया। बकवास बंद करो, जनरल गर्राया। अजनबी ने जीप चुप साध ली। वैसे इसके सारे जिस्म पर कपकपी तारी थी। जीप की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। वो जल्द ही खान शहबाज की रिहायशी इमारत की तरफ हदूद में दाखिल हो गए थे। जनरल ने अजनबी को शहबाज के हवाले करते हुए कहा, इसे भी अपनी तवील में रखो, करमात में रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? वलीदाद हजूर। फिर जनरल ने शहबाज को मख्तसर इसकी कहानी सुनाई। भला आखिर बोला, मैं मुतमईन नहीं हूँ, भला मुझे जल्दी कुछ करना है, इसलिए इस मामले को सुबह पर उठा रखो। जनरल चला गया। शहबाज ने वलीदाद के लिए लिबास मंगवाया, बाजू के खराश की मरम पट्टी कराई थी। इसके बाद वो इसे अलग थलग कमरे में लाया, चंद लम्हे गौर से देखता रहा, फिर बोला, क्या ये खुदकुशी नहीं है? जी हजूर। आप कौन है? आप खान शहबाज हैं हजूर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझ गरीब को आप क्या जाने? करमात के बच्चे बच्चे को जानता हूँ। मैं सिर्फ 3 माह से करमात में हूँ। वहाँ जो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, इसी के अमले से मेरा ताल्लुक है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जनरल सुबह तक तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लेगा। सुबह से पहले ही तुम्हारे साथी के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं नहीं समझा हजूर क्या बात है। इसकी तवील में पूरे 400 तरबियत याफ्ता बल्डा हाउंड्स हैं जो यहाँ खोखले पहाड़ों को छान कर रख देंगे। अभी वक्त है, अपने दूसरे साथी को भी यहीं ले आओ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही ये बात। बस तो फिर अपने अबरतनाक अंजाम के लिए तैयार रहो। वो चालाकी अब काम ना आ सकेगी जिसके सारे बुलंदा तक पहुंचे हो। वलीदात इसे ऐसी नज़रों से देखे जा रहा था जैसे अभी तक एक बात भी पले ना पड़ी हो। शहबाज फिर लौटा। हुक्मरान टोले और इसके कुछ सालिसों के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारे मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। मेरा मुल्क। वलीदाद ने मुतहराना अंदाज में पलकें चिपकाईं। वक्त ना बर्बाद करो, मुझ पर एतमाद करो। खान शहबाज या इसके अजदाद ने आज तक किसी को धोखे से नहीं मारा। मैंने बहुत सा वक्त तुम्हारे मुल्क में गुजारा है, इस तरह इसे अपना ही मुल्क समझता हूँ। बड़े अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें चोर दरवाजे से निकाल दूंगा। अपने साथी को भी यहीं बुलाओ। दफ्तन। वलीदाद मुस्कुराया, सर हिलाकर बोला, यहाँ के सरबर्दा खानदानों की हिस्ट्री मुझे ज़ुबानी याद है। भलाशुबा आपने या आपके अजदाद ने कभी किसी को धोखे से नहीं मारा। मैं आपके मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगा। कुत्तों के शोर और वजनी जोतों की दमक से पहाड़ियाँ गूंज रही थीं। जनरल के आदमी चारों तरफ फैल गए थे। खुद शहबाज की रिहाइशगाह में बैठा वोडका पी रहा था। कमरे में तनहा था और कमरे के दरवाजे पर उसी का एक मसला आदमी मौजूद था। थोड़ी देर बाद शहबाज कमरे में दाखिल हुआ। तुम सचमुच दरिंदे हो, इसने कहा। क्यों, अब क्या हुआ? जनरल ने कहका लगाया। तुमने इन दोनों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। मेरे आदमियों को इनकी लाशें मिली हैं। हकमाकत की सज़ा किस कानून के तहत? मेरे महकमे में मेरा ही कानून चलता है। अगर ना चलता होता तो यह हुकूमत बरकरार ना रह सकती। तो इन लोगों ने तुम्हें इसलिए छूट दे रखी है कि इनकी हुकूमत चलती रहे। थोड़ी सी तुम भी पियो, रोशन दिमाग रोशन हो जाएगा। जनरल ने बोतल की तरफ इशारा करके कहा, लानत है, इसलिए ज़िंदगी भर एक देहाती जिम्मेदार ही रहोगे? हरगिज़ नहीं। शहबाज तजिया अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, जब तुम मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभालोगे तो मैं तुम्हारे महकमे का सरबराह बन जाऊंगा। तुम में इसकी सलाहियत नहीं है। हाय, तुमने अभी क्या कहा था? मैं इक़्तिदार संभालूंगा? और शहबाज को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ बोला, जहाँ के महकमे खुद अपने कवानीन वाज़े करते हैं वहाँ यही होता है। तुम्हारे मुतल्लक मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे ज़िम्मे जो काम डाला है तुमसे लूँ या ना लूँ? शहबाज कुछ ना बोला। जनरल इसे बहुत गौर से देख रहा था। वलीदाद से क्या मालूम हुआ? इसने कुछ देर बाद पूछा। करमात का मुस्तकल बदशिंदा नहीं है, बल्कि इन लोगों में से है जो वहाँ ट्यूब वेल लगा रहे हैं। वो कहाँ है? इसे बुलवाओ। आहा नहीं, पहले इस लड़की को बुलवाओ। क्यों? पूछगछ करूँगा। इस हालत में? शहबाज ने शराब की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, ये नामुमकिन। क्या कह रहे हो? जनरल पैर चटखा कर दौड़ा। इस हालत में नहीं। शहबाज ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे। वह हुकूमत की मुजरमा है। मैं तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देता हूँ। तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आती है। समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? खान दुरा के आसानमंद तुम हो, मैं नहीं। वो मेरी कैदी है, तुम्हारी नहीं। फिर भी मेरी छत के नीचे। तुम्हारी छत? जनरल ने बुलंद आहंग कहका लगाया और बोला, किस वहम में पड़े हो? ये तुम्हारी छत उस वक़्त तक है जब तक हम चाहेंगे। चलो मैं इसे भी तस्लीम किए लेता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। इसे फ़ौरन बुलाओ। पहले तुम इस मसले पर मुझसे मुत्तफिक हो गए थे।
शहबाज ने शराब की बोतल की तरफ देखते हुए कहा, बहस मत करो, जो कुछ कह रहा हूँ करो। क्या तुम वाकई मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जनरल का कहका इस बार हम हकारत अमेज था। फिर वह संजीदगी इख्तियार करके बोला, ये वर्दी देख कर रहे हो मेरे जिस्म पर? देख रहा हूँ। इस वर्दी में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता, जनरल ने कहा और अपने मतहत की तरफ देखकर इशारा किया जो स्टेन गन संभाले दरवाजे पर खड़ा था। इसने स्टेन गन का रुख शहबाज की तरफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बचपन के दोस्त, शहबाज बोला। सिर्फ वही मेरा दोस्त हैं जो मुझसे मुतफिक हैं। इख्तलाफ राय पैदा होने के साथ ही दोस्ती ख़त्म हो जाती है। वह उठता हुआ बोला, फिर अपने मुतहत से कहा, ये इस कमरे से बाहर ना जाने पाए, तुम पछताओगे पत्थर तोड़ने के वाले के बेटे। ख्यान शहबाज ने सर्द लहजे के में कहा, अगर अपनी जगह से जनबश भी करे तो गोली मार देना। जनरल घर्राता हुआ कमरे से निकल आया। अब वो खानजादी को तलाश करता फिर रहा था, फिर किसी ख्याल के तहत रुक गया। शहबाज के मुलाजमीन को एक जगह इकट्ठा करने लगा। इस वक्त जितने भी हाथ लगे इन्हें कमरे में बंद करते हुए कहा, अगर किसी के खलक से हल्की सी भी आवाज़ निकली तो गोली मार दी जाएगी। और सब मतहर थे। इन्हें इसका इल्म तो था ही था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन शायद इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि खुद इनके साथ भी किसी किस्म की ज़्यादती रवा रखी जाएगी। थोड़ी देर बाद वो इस कमरे में जहाँ पहुँचा जहाँ खानजादी का क़याम था। जनरल को देखकर वो खड़ी होगी। तुम सुन रही हो कि बाहर क्या हो रहा है? जनरल मुस्कुरा कर पूछा। इसने इस बात में सर को जनबश दी और मुस्तफराना से नज़रों से उसे देखती रही। दोनों मेरे आदमियों को धोखा देकर यहाँ पहुँच गए। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी दिलचस्पी के समान पैदा कर दिए हैं। मुझे इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं। खानजादी ने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारा ख़ानदान दुश्वारियों में पड़ गया है, देखा जाएगा, लेकिन मैं चाहूँ अगर तो तुम्हारे घराने का आज़ाद बदस्तूर बरकरार रह सकता है। वो कुछ ना बोली। जनरल ने कहा, बाहर जिस किस्म का एजान बरपा है मेरे लिए बेहद सरवर अंगेज़ है। खानजादी दाढ़ी थी, तुम मेरे लिए इस माहौल को ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हो। मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूंगी। वो किसी भूखी शेरनी की तरह छपटी, लेकिन जनरल के मजबूत बाजुओं में पूरी तरह जकड़ी गई थी। अब बताओ। खानजादी ने इसके बाल मिठियों में जकड़ लिए थे। ये सब कुछ मेरे लिए बेहद हसीन है। जनरल हंस पड़ा, मुझे शेरनी ही चाहिए, कबूतरियाँ हराम है मुझ पर। गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। खानजादी का दम घुटने लगा था। भला आखिर वह बेहोश होकर एक तरफ झूल गई। जनरल ने उसे हाथों में उठाया, इस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां शहबाज को छोड़ आया था। शहबाज उसे देखकर बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसने फिर बाहर खड़े हुए स्पाई की तरफ देखा और बैठ गया। जनरल ने बेहोश लड़की को आराम कुर्सी पर डालते हुए शहबाज से कहा, इसे होश में लाओ। इसे क्या हुआ? तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, शायद बन रही है, होश में ही है। खुदा तुम्हें गारत करे, तुम्हारा बाप इसके दादा की जूतियां सीधे किया करता था, शायद तुम्हारे बाप की भी। जनरल ने तल्ख लहजे में कहा, लेकिन तुम बचपन ही से बड़े गरीब परवर थे, इसलिए मुझे दोस्ती का शर्फ बख्शा था। शहबाज इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर आराम कुर्सी पर दोजों बैठा और बेहोश लड़की को आवाज़ें देने लगा। इसकी पुश्त जनरल की तरफ थी। जनरल के होंठों पर एक शफाक सी मुस्कुराहट थी। लड़की में होश में आते ही सिसकियां लेती हुई बोली, मुझे बचाओ, इस दरिंदे से बचा लो। शहबाज उठा और जनरल की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर निकाबले शिकस्त अज़म की झलकियां थी। इससे कहो मेरे लिए शराब अंडीले। जनरल बोला, इससे पहले तुम्हारा लहू ज़मीन पर अंडेल दूंगा। जिस्मानी कुव्वत मुझसे ज़्यादा नहीं है शहबाज। दफ्तर दरवाजे पर खड़ा हुआ पहरेदार अपनी स्टेन गन समेत मुंह के बल कमरे में आ गिरा। साथ ही किसी ने इस पर छलांग लगाई थी। इसकी स्टेन गन समेटता हुआ कमरे के दरवाजे तक सिरे तक चला गया। फिर मुड़ा तो इन्होंने इसकी शक्ल देखी। खुद शहबाज भी चकरा कर रह गया। इसके लिए कतई तौर पर अजनबी शक्ल थी। बदी सी मोटी नाक के नीचे इतनी घनी मूछों का साहिबान था कि दहाना छुप कर रह गया था। तुम्हारी आवाज़ें ऊंची नहीं होनी चाहिए, अजनबी घर्राया। स्टेन गन का रुख जनरल की तरफ था। इसका स्पाई जिस पोजीशन में गिरा था अब तक इसी में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। पता नहीं जिंदा भी था या मर चुका। जनरल कभी इसकी तरफ देखता और कभी अजनबी की तरफ। तुम कौन हो? जनरल बला आखिर बोला, तो कीर कादरी को मेरे हवाले कर दो। तो तुम इनके दोनों में से हो। दुरुस्त है, जिंदा बचकर नहीं जा सकेगी। तुम्हारी दर्जनों कुत्तों और सैकड़ों आदमियों को डोज देकर यहाँ तक पहुँचाऊँ। दूसरा कहाँ है? मामले की बात करो। अजनबी पैर चढ़क कर बोला, अभी तुम्हारे जिस्म पर रेशा रेशा अलग कर दिया जाएगा। जनरल ने कहा, ज़रूर कर दिया जाता, लेकिन तुमसे कुछ देर पहले एक हमाकत सरजद हो चुकी है। पूरी इमारत में सिर्फ इस सिपाही के अलावा और कोई मौजूद नहीं। जनरल होंठों पर ज़बान फेर कर रह गया। खान शहबाज, तुम दरवाज़ा बुलट कर दो। अजनबी बोला, नहीं। जनरल उठने की कोशिश करता हुआ बोला, बैठे रहो।
वरना छलनी कर दूंगा। जनरल ने दोनों हाथ मेज़ पर रख दिए। शहबाज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बुलट कर दिया। ये तुम्हारे मुलाजमों को एक कमरे में बंद कर चुका है, अजनबी ने शहबाज से कहा। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना शहबाज, जनरल ने शहबाज से कहा। मैं तुम्हें कत्ल कर देने का तैयार कर चुका हूँ, लिहाजा अब ज़ुबान बंद रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, हाँ मेरे दोस्त, तुमने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। खानदारा की इज्जत मेरी इज्जत है। तुम गद्दारी करोगे? नहीं, अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा नेक काम करूँगा। तुम इंसानियत के पुष्ट पर सरतान के फोड़े हो। अब इसका रिवॉल्वर होल्स्टर से निकाल लो, अजनबी ने शहबाज से कहा। मुझे मशवरा मत दो, अपने काम से काम रखो। काम ख़त्म होने के बाद तुम्हें मेरे मशवरे पर अमल करना पड़ेगा। खान शहबाज बोला। तुम क्या करना चाहते हो? खान जनरल बुराई आवाज़ में बोला। खान शहबाज फर्श पर पड़े उस सिपाही के करीब आया, उसे झुक कर देखा, फिर सीधा खड़ा होकर बोला, ये तो मर गया है, सिर्फ बेहोश करना चाहता था, अब मर ही गया तो क्या करूं? इस अजनबी ने कहा। ओहो, जनरल दांत पीस कर बोला, तो ये दोनों पहले से ही तुम्हारे पास पहुंच चुके थे, गद्दार। नहीं जनरल, अजनबी ने अपनी नाक पर बायां हाथ रखते हुए कहा। दाने हाथ से स्टेन गन संभाले, फिर बायां हाथ हटा तो भद्दी नाक और घनी मूछें चेहरे से अलग हो चुकी थी। वलीदाद, जनरल उछल पड़ा। हाँ जनरल, मैंने कहा, क्यों ख्वामखा खान शहबाज के सर इल्ज़ाम रख रहे हो? मुझे तुम यहाँ लाए हो, फिर शहबाज से तुमने साजबाज कर ली। तुम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे, शहबाज ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर इसके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम अपने ख़ानदान समेत नस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। अगर तुम अपना बयान जा देने के काबिल रहे तो उठो और देखो मैं जिस्मानी कुव्वत में तुमसे ज़्यादा हूँ या नहीं। यकीन करो, मैं बेहद नरम दिल आदमी हूँ। बचपन में अगर कोई मुझसे लपेट पड़ता तो मैं यही सोचता रह जाता, कहीं इसके चोट ना आ जाए, इसी एहतियात में खुद पिट जाता था। खान साहब, तब तो फिर आप फतरतन शेख जी हो मालूम होते हैं, वलीदाद ने कहा। शहबाज कुछ ना बोला। जनरल इसके ललकारने पर उठा नहीं था। शहबाज ने इसे फिर ललकारा। खान, ये ड्रामे का वक्त नहीं है, वलीदाद बोला। अगर इसके आदमी आ गए तो दुश्वारी होगी। इसके आदमी? शहबाज जहरखंद के साथ बोला। इसके आदमी इस वक्त तक आने की जुर्रत नहीं करेंगे जब तक खुद ना तलब करे। वो कुत्तों के साथ लिए पहाड़ों पर चकराते रहेंगे। वो सब इससे शदीद नफरत करते हैं और यह है भी नफरत के काबिल। इसने इन दोनों को अपनी जीप से कुचल कर मार दिया, जिन्हें धोखा देकर तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे थे। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जनरल उठकर शहबाज पर चिपट पड़ा। इसकी गफलत से फ़ायदा उठाकर रिवॉल्वर छीन लिया, लेकिन कबल इसके कि उसे इस्तेमाल करता, स्टेन गन का दस्ते के इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा। वलीदात गाफल तो नहीं था। शहबाज ने जनरल के हाथ से गिरने वाले रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई थी। जनरल बाएं हाथ से कलाई दबाए खड़ा वलीदात को घूरता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे शहबाज को भूल ही गया हो, वो ये भी याद ना रहा हो ज़रा देर पहले क्या हुआ था। अब भी इसका रिवॉल्वर शहबाज के कब्जे में था। फिर वो स्टेन गन की परवाह किए गैर वलीदात पर टूट पड़ा। वलीदात ने दीदा दांस्ता स्टेन गन को फर्श पर डाल दिया। जनरल से घत गया। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे दो भैंसे एक दूसरे से टकरा गए हैं। ठहर जाओ, दफ्तन शहबाज ने स्टेन गन पर कब्जा करके कहा। अलग हो जाओ वरना फायरिंग शुरू कर दूंगा। इतने में वलीदात ने जनरल को दूर उछाल दिया। दूर से दीवार से टकराकर वो नीचे गिरा, फिर जल्दी से उठ बैठा। अब तुम भी अपनी जगह से हटे तो मैंने ट्रिगर दबा डालना है, शहबाज ने स्टेन गन का रुख जनरल की तरफ करते हुए कहा। वो दीवार से लगा खड़ा हाँफता रहा। सुन लो, मैं तुम्हारी गिबत में नहीं कर रहा, इसने जनरल को मुखातब किया। तुम अपने गिनावने खेल के लिए मेरी अमारात को इस्तेमाल करते रहे हो। ये दोनों जिस मफरूर की तलाश में आए हैं वह हकीकतन मफरूर नहीं है। खामोश रहो। जनरल हाँफता हुआ दौड़ा। तुम्हारे आदमी उसे धोखा देकर यहाँ लाए हैं, तुमने उसे कैदी बना डालिया। अब तुम इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रखकर अपनी लिखी हुई तकरीरें पढ़वाते हो, इन्हें रिकॉर्ड करके किसी नामालूम रिवॉल्वर रेडियो स्टेशन के हवाले से नशर करा देते हो। बस इतना ही कहना है मुझे, अब तुम जाओ। स्टेन गन से मुतअद्दिद गोलियां निकलकर जनरल के सीने में प्योस्त हो गई थी। ये तुमने क्या किया? वलीदात इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। अपने काम से काम रखो, ये हमारे ज़ाती मामलात हैं। तुम्हें तुम्हारा आदमी मिल जाएगा। क्या तुम्हें इसके लिए जवाबदा ना होना पड़ेगा? देखा जाएगा। मेरी बात सुनो, वलीदात आहिस्ता से बोला। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूँ तुम बुरे अज़मा हो जाओ। मैं बुरी अज़मा नहीं होना चाहता। अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, खानजादी पहली बार बोली। कहो, शहबाज पुरसकून लहजे में कहा। यह इन दोनों में से नहीं है, आप भूल रही हैं खानजादी, वलीदात ने मुस्कुरा कर कहा। अगर इस चेहरे पर बारीक मूछों और फनिज कट दाढ़ी का इजाफा हो जाए तो खुदा की बना ये तुम हो जुक्की प्रोफेसर? अली इमरान नाम है, इमरान ने कहा। अली इमरान? शहबाज चूम कर इसे घूरता हुआ बोला। तुम अली इमरान हो?
अमरान कुछ ना बोला, वह जनरल की लाश को देखे जा रहा था। ये नाम मैंने इसकी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा सुना था। शहबाज बोला। मुर्दा जनरल की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी तरफ से इसे बहुत ज़्यादा तशवीश थी, ख़त्म करो। अमरान हाथ उठाकर बोला, वो लोग कुत्तों समेत हमारी तलाश में, लिहाजा मुनासिब यही होगा जनरल उसके मतहद की लाश को नशीब में लड़खा दें। मैंने पूरी तरह इत्मीनान कर ली है जनरल के इस एक मतहद के अलावा तुम्हारी अमारात में इस वक्त इसका कोई आदमी नहीं। तुम्हारे सारे मुलाजमों को वो पहले ही एक कमरे में बंद कर चुका था, लेकिन खानजादी के अलावा और कोई शाद नहीं। और खानजादी, मेरी ज़ुबान हमेशा बंद रहेगी। इन्होंने कुत्तों को किसी खास बो पर नहीं लगाया, इसलिए वो नीचे ही भटकते रहेंगे। किसी वक्त भी जनरल की लाश तक आ पहुंचेंगे। यहाँ मैं तुम्हें कुर्सी से बांध जाऊंगा। तुम इन्हें दो आदमियों की कहानी सुनाओगे जो कैदी को निकाल ले गए। तुम्हारे मुलाजमीन भी वही बयान देंगे जो उस पर गुजरी थी। जनरल ये बताने के लिए ज़िंदा नहीं होगा इसने इन्हें इकट्ठा करके कमरे में क्यों बंद किया। मशवरा तो माकूल है, लेकिन तुम सरहद पार ना कर सकोगे। शहबाज बोला, अपना मामला हम खुद देखेंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हारा कैदी तुम्हारे हवाले कर दूं। शहबाज दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इसके चले जाने के बाद थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर खानजादी बोली, प्रोफेसर कहाँ हैं? आराम फरमा रहे हैं, ज़ख्म ज़्यादा तकलीफदा हो गया है। तो ये सब कुछ तुमने तनहा किया है। आप अगर साथ ना होती तो खानजादी हमें हफ्तों भटकना पड़ता। मैं तुम दोनों को बुरा नहीं समझती। शुक्रिया खानजादी। मक्स नज़रियात की दीवारें हमारे दरमियान हायल हैं, वरना हम सब एक हैं। नज़रियात नहीं बल्कि अलाकियात कहो, नज़रिया तो एक ही है। अलाकियात तो अलहदगी के नज़रियात गढ़ती हैं। बुनियादी नज़रिया अलाकियत की नफ़ी करता है, लेकिन बुनियादी नज़रिया हमारे लिए सिर्फ शायरी बनकर रह गया है जिस पर हम सर तो दन सकते हैं, अमल नहीं ला सकते। तुम ठीक कहते हो जुक्की फ़िलासफ़र, तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगी। सब कुछ इमरान की स्कीम के मुताबिक हुआ, लेकिन शहबाज ने उसे कैदी समेत फौरी तौर पर रुखसत नहीं हो जाने दिया। वो तीनों एक इमारत के तय खाने में पहुंचा दिए गए थे, जिसका इल्म शहबाज के अलावा और किसी को नहीं था। जनरल के कैदी की हालत अब अबतर थी। इसे इल्म हो गया था ये दोनों किस मकसद के तहत वहां पहुंचे थे। अमरान ने इसे अभी तक कुछ नहीं पूछा था। आखिर उसने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। तुम लोग मुझे वापस ले जाना चाहते हो जलील करने के लिए। आप पर जबर किया जाता रहा है, लिहाजा आप जलील होने का सवाल नहीं पैदा होता। मुझे गद्दार करार दिया जा चुका है। तुम अवाम के जहनों से ये तासर न मिटा सकोगे। मैं सिर्फ बाद मामलात में हुकूमत से इख्तलाफ रखता हूँ। अपने इस हक़ के तहत जो मुझे दस्तूर के तोस से मिला है, वतन से गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता था। जनरली के एजेंट थे जो मुझसे वहाँ मिल बैठे थे। मिला इलम था, अपने ही मुल्क की हदूद में सोया था, फिर जागा तो जनरल की कैद में। मुझे इलम नहीं मैंने किस तरह सरहद पार की थी। अमरान ने इस तरह सर को जनबश दी जैसे इसके बयान पर यकीन आ गया हो। फिर अमरान ने सियासी लीडर का जिक्र छेड़ दिया जिसके आदमियों ने एजेंट हफ्तम एलफ को अगवा कर लेना चाहा था। मैं नहीं जानता वो अंदर से क्या है, कैदी ने कहा। बज़ाहिर वो सिर्फ हुकूमत से इख्तलाफ रखता था। क्या इन लोगों को आपसे इसी ने मुतारफ़ कराया था जिसके साथ अब तफरीही सफ़र पर रवाना हुए थे? आहा, कैदी चूम कर बोला। चंद हमें कुछ सोचते रहने के बाद इसने कहा, वो दरअसल इसी के दोस्त थे जो अब बात पूरी मेरी समझ में आ गई है। ये बात अभी तक यहीं पहुंची थी। शहबाज खानजादी समेत तय खाने में दाखिल हुआ, सूरत से परेशान मालूम हो रहा था। ये बात जनरल से आगे बढ़ गई है। खानजादी भी दांस्ता न दांस्ता तौर पर इन मामलात में मुलव्वस है, इसने तेज़ तेज़ सांसों के दरमियान कहा। तो फिर? अमरान इसे गौर से देखता हुआ बोला, हमें फ़ौरन निकल जाना चाहिए। मैंने लड़की के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया है, ख्वाह इसके लिए मुझे अपना सब कुछ छोड़ देना पड़े। क्या तुम हालात बेहतर होने तक मुझे अपने मुल्क में पनाह दिलवा सकोगे? सर आंखों पर, यह मेरा अहद होगा, ख्वाह इसके लिए मुझे अपनी रूह को जिस्म से क्यों ना निकाल देना पड़े। अमरान ने कहा, तुम शायद मेकअप कर सकते हो। हाँ, बाएं हाथ का खेल है, कम से कम वक्त में। फौजी वर्दियां हैं मेरे पास, हम बआसानी निकल ले चलेंगे। लेकिन शहबाज खानजादी की तरफ देख कर कहा, अगर इन्हें मर्द ना बना सका तो हाथ की सफाई किस काम की? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो खान शहबाज। शहबाज चला गया। जनरल का कैदी इमरान से कह रहा था, मैं वापस जाने से तो यही बेहतर समझता हूँ यहाँ मर जाऊँ। क्यों? मेरे हम वतन मुझे गद्दार समझने लगे हैं, लेकिन आप गद्दार नहीं है। मैं गद्दार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन इसका मर्तब नहीं होना चाहिए जो उन्होंने चाहा। ये आपका अपना अस्तदलाल है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन किसी ऐसे शख्स को गोली मार सकते हो जिसने इतराफ़ जुर्म कर ली हो। सज़ा देने का हक़ सिर्फ अदालत को है। मैं अमूमन ऐसे मुजरमों को ठिकाने लगा देने का कायल हूँ जो कानून की पहुँच से बाहर हूँ। जनरल के कैदी ने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर बाद सफ़र की तैयारियां मुकम्मल हो गई। पांचों के हुलिये बदल गए। गैराज से एक जीप निकाली गई जिस पर फ़ौज के निशानात बने हुए थे।
लेकिन हम जाएंगे किस तरफ? प्रोफेसर दारा ने सवाल किया। मुझे एक ऐसा पॉइंट मालूम है जहां से हम बआसानी सरहद पार कर सकेंगे, शहबाज ने कहा, और ये पॉइंट शिकराल से मिलने वाली सरहद के करीब है। इधर शिकरालियों का खदशा लायक रहेगा, प्रोफेसर ने कहा। सड़क पर इन्हें कई फौजी गाड़ियां मिली। इमरान के अंदाजे के मुताबिक इनकी तलाश शद्दो मदद से जारी थी। अगर वो खुद फौजियों के बेस में ना होते तो पकड़ा जाना यकीनी था, क्योंकि फौजियों ने जगह जगह राहगीरों को रोक रखा था और इनसे पूछगछ कर रहे थे। शहबाज खुद जीप ड्राइव कर रहा था। खान शहबाज, क्या ये ज़रूरी है इस पॉइंट से सिर्फ आप ही वाकिफ़ हो? इमरान ने पूछा। उस पर यकीन रखता हूँ, बहुत कम लोग इसका इल्म होगा। मुझे एक स्मगलर के दोस्त से वो रास्ता मालूम हुआ था। मैं एक बार उधर से गुजर भी चुका हूँ। उनके हाथ लगने से तो बेहतर तो यही होगा हम किसी खड्ड में गिरकर मर जाएं, खानजादी बोली, जिसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी खासी पुरबहार लग रही थी। 3 घंटे तक वो पुख्ता सड़क पर चलते रहे, फिर नाहमवार रास्तों पर सिलसिला शुरू हुआ। ओहो, शहबाज दफ्तन बोला, वो देखो ऊपर चाय पर एक गाड़ी जा रही है। हाँ ये है तो, इमरान ने कहा, जो इसी के बराबर बैठा हुआ था। तुम्हारा हदशा दुरुस्त निकला, किसी को इस पॉइंट का ध्यान आ गया। तो फिर क्या हुआ? फिलहाल गाड़ी किसी और तरफ मोड़ लो। यही करना पड़ेगा। सब इस जीप की तरफ मतवज्जो हो गए जिसकी निशानदेही शहबाज ने की थी। गाड़ी मोड़ दी गई। खानजादी पिछली सीट पर कैदी और प्रोफेसर के दरमियान बैठी मुड़ मुड़ कर पीछे देखी जा रही थी। अचानक उसने इतला दी, दूसरी गाड़ी भी मुड़कर इधर ही आ रही है। और फिर तुम ये परवाह किए बगैर ये कह रहा हूँ, जीप का बोनट उठाना और इस तरह इंजन देख बेल शुरू कर देना जैसे कोई खराबी वाकया हो गई हो। तुम क्या करोगे? जरा देर को तुम लोगों को साथ छोड़ दूंगा। मैं समझ गया, अच्छी बात है। एक मोड़ पर जैसे ही पिछली गाड़ी ऊट में हुई, इमरान ने रफ्तार कम करने को कहा और नीचे कूद गया। फिर इन्होंने इसे बड़े बड़े पत्थरों की ऊट में गायब होते देखा। शहबाज ने गाड़ी रोक दी और बोनट उठाकर इंजन का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी करीब आ पहुंची थी। क्या बात है? इस पर किसी ने गूंजली आवाज में कहा। इंजन में गड़बड़ है, शहबाज बोला। उस पर उसने एक बावर्दी कैप्टन को गाड़ी से उतरते देखा, फिर इंजन की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुझे हैरत स्पाई, कैप्टन बोला, तुमने मुझे सलूट नहीं किया। तब शहबाज को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। कैप्टन का रिवॉल्वर होल्स्टर से निकल आया था। बकाया 3 आदमियों ने ये कैफियत देखी तो इन्होंने भी अपनी फाइलें सीधी कर ली। शहबाज समेत चारों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे। इन्हें गैर मसला कर दो, कैप्टन ने अपने आदमियों से कहा। फिर इनमें से एक सिपाही अपनी रिफाइल कांधे से लटका के आगे बढ़ ही रहा था। बाएं जानब से आवाज आई, तुम सब अपना असलाह जमीन पर डाल दो। चूम कर आवाज की तरफ मतवज्जो हो गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जल्दी करो, तुम सब टॉमी गन की जद में हो। आवाज आई और साथ ही उनमें से किसी कदर फासले पर गोलियों की बौछार हुई थी। असला जमीन पर डाल दिया गया। प्रोफेसर ने जीप से छलांग लगाई और जल्दी जल्दी उन पर कब्जा करने लगा। फिर इमरान पत्थरों की ऊंट से बरामद हुआ। तुम लोग निकल नहीं सकोगे, कैप्टन घर्राया। इमरान इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर प्रोफेसर से बोला, इनके हाथ पैर बांधो और मुंह पर टेप चिपका दो। इसकी जहमत उठाने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर ने कहा, सफाया कर दीजिए। नहीं, मैं बेवजह खून बहाने का कायल नहीं। अगर इन्होंने चुपचाप अपने हाथ पैर न बंधवा लिए तो शायद यही करना पड़े। धमकी कारगर हुई थी। इन्होंने मजम्मत किया बगैर अपने हाथ पैर बंधवा लिए थे। फिर इन्हें रास्ते से हटाकर बड़े पत्थरों की ऊंट में डाल दिया गया। इस तरह एक और गाड़ी हाथ लग गई। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है ये जगह सड़क पर से नजर ना आती होगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, शहबाज पर तशवीश लहजे में बोला। शहबाज और प्रोफेसर जीप से पेट्रोल निकालने में मसरूफ हो गए। खानजादी इमरान के करीब आ खड़ी हुई। तुम्हारा जवाब नहीं फलासफर, इसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रहती होगी। अभी तो वो खुद अपने पैदा होने की दुआएं मांग रही होगी। ओहो, तो क्या अभी तक शादी नहीं हुई? ठीक, इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर को मनफी जनबश दी। ठीक उसी वक्त करीब से एक फायर की आवाज आई और उछल पड़े। जनरल का कैदी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और इसकी दाएं कनपट्टी से खून का फवारा जारी था। इनकी लाइलमी में कैप्टन के रिवॉल्वर इसके हाथ लग गया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। वो खामोश खड़े उसे देखते रहे और एक बड़ा सा उकाब चीखता हुआ इनके सरों पर से गुजर गया। सफर दोबारा शुरू हुआ। वो जल्द से जल्द इस जगह तक पहुंच जाना चाहते थे जहां से शिकराल की हदूद में दाखिल हो सकते। सभी खामोश थे। किसी ने खुदकुशी कर लेने वाले के मुतल्लिक कोई जिक्र न छिड़ा था। इमरान चाहता भी नहीं था कि बात आगे बढ़े। इसका मिशन हर एतबार से पूरा हो चुका था। शिकराल खतरनाक जगह है मोसियो इमरान, प्रोफेसर बोला। मैं जानता हूँ, फिर भी आप
इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जिस रास्ते से हम दाखिल हुए हैं वहाँ तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मेरी। शहबाज बोला, मैं तुम पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डाल सकता खान शहबाज। इमरान बोला, मैं शिकराली बोल सकता हूँ। शहबाज ने पुरतफक्कर लहजे में कहा, मैं शिकराली और सरगस्तानी के फ़र्क से भी वाकिफ़ हूँ, दोनों को लहजों पर भी कादर हूँ। तब तो बड़ी अच्छी बात है। खान बोला, तुम हर तरह से हैरत अंगेज़ हो। वैसे हमारी वापसी शिकराल के रास्ते से होती, ये पहले से ही मेरे प्रोग्राम में था, लेकिन मेरे जहन में नर थी दर्रे वाला रास्ता था। यह रास्ता हमारे लिए महफूज नहीं होगा। आजकल इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। मुझे शिकराल के नाम से होल आ रहा है। खानजादी ने कहा, मुझे भी अपने शरीक के ख्याल समझो खानजादी। प्रोफेसर बोला, शिकराली दरिंदों की ज़बान में रहम जैसा कोई लफ्ज़ नहीं। इमरान के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला था। तुम्हारा शागिर्द आखिर है क्या चीज़? खानजादी ने प्रोफेसर से कहा, मैं खुद भी नहीं जानता खानजादी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, वो एक हैरत अंगेज़ मशीन है जो मुख्तलफ अंदाज में चलती ही रहती है। फिर सब खामोश हो गए। जीप शिकराल की सरहद की तरफ बढ़ती चली जा रही थी।